हाय, आई एम CA धर्मेंद्र झा। सो हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने लास्ट में 2 वीडियो डाला था। दोनों के दोनों एक ही चैप्टर्स के थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस का। उसमें हम लोगों ने 8 कॉन्सेप्ट पढ़ा था टोटल, और 8 कॉन्सेप्ट में भी जो लास्ट का कॉन्सेप्ट था मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ही बस ओवरव्यू दिया था। उसको मैंने ठीक से समझाया भी नहीं था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था उसका जो रिलेशन है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो काफी समझ में आएगा आप लोगों को भी। और जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाए हुए जो भी कॉन्सेप्ट थे उनका कहीं ना कहीं इस चैप्टर के साथ लिंक है, जैसे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट का लिंक है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का लिंक है। तो मैं आप लोगों को वो इसी चैप्टर में बताऊंगा। ये चैप्टर एक ही पार्ट में वीडियो खत्म हो जाएगा। सो हम आज का जो हमारे पास 2 टॉपिक रहेंगे, एक एक्सपेंडिचर रहेंगे और एक रिसिप्ट रहेंगे। मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं, अगर आप एक्सपेंडिचर वाला पार्ट समझ गए तो रिसिप्ट वाला भी पार्ट भी इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों का जो डिस्टिंग्विश है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों लगभग सेम बेसिस पे, सेम क्राइटेरिया पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों टर्म इक्वल है, सेम मीनिंग है? सो द आंसर विल बी नो, बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट। हालांकि एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, अकाउंट में एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे जनरल लाइफ में एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमने कुछ खर्चा किया। ठीक है, हम यही समझते हैं कि एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मीनिंग थोड़ा अलग है। एक्सपेंडिचर का मतलब है, आप सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सिर्फ याद रखना चाहेंगे तो ये है एक सिंपल स्पेंडिंग ऑफ मनी, spending of money by the entity। ये एक इट इज जस्ट कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पैसा एंटिटी से बाहर जाना, या तो बाहर अभी चला गया या तो बाहर बाद में जाएगा, क्योंकि हम क्रेडिट एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं। तो आप कैश आउटफ्लो का मतलब ये मत समझना कि अगर कैश आउटफ्लो नहीं हुआ तो वो एक्सपेंडिचर नहीं है। हो सकता है वो कैश एक्सपेंडिचर जो है कुछ दिन बाद में भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट होगा। मान लीजिए हम क्रेडिट पे कुछ कुछ चीजें लेते हैं, तो उस वहां भी हमें कैश का आउटफ्लो बाद में करना पड़ता है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हमने कुछ खरीदा, एक्सपेंडिचर का मतलब है हमने कुछ खरीदा और उसको हमने कैश में दे दिया, मतलब एंटिटी से ये एक जस्ट कैश आउटफ्लो है। अब इसका पर्पस बहुत सारा कुछ हो सकता है, आप इसको ऐसे ही शॉर्ट में नोट कर लीजिए, इसका कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। तो पर्पस में बी एनीथिंग, कुछ भी पर्पस हो सकता है। हो सकता है कि अपने इन्वेंट्री के लिए एक्सपेंडिचर किया हो, या फिक्स एसेट खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर किया हो। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए एक्सपेंडिचर क्या है। इट इज द स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय द एंटिटी, इट इज जस्ट कैश आउटफ्लो। अब इसमें कुछ पर्पस होगा, और पर्पस क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। इन्वेंट्री भी खरीद सकते हैं, फिक्स एसेट पे भी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट है उस पे एक्सपेंडिचर हो सकता है, मान लीजिए एडवांस रेंट है उस पे, वो भी एक एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर को नोट करिए। एक्सपेंडिचर के बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए 11th और 12th में जब आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ये है, ऐसे एक साइड आप लोग क्या लिखते हैं, एक साइड आप एक्सपेंस लिखते हैं और दूसरे साइड आप क्या लिखते हैं, इनकम और गेन लिखते हैं। एक्सपेंस और लॉस लिखते हैं और दूसरे साइड आप इनकम और गेन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका मतलब आप को क्लियर हो गया होगा कि जो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों डिफरेंट वर्ड है, और इसी जो अकाउंटिंग में है हमें यही सब चीज में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे होते हैं जिसका रियल में मीनिंग होता है, और जब हम उस मीनिंग को इग्नोर कर देते हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत होता है और हमारा लास्ट में जाके आंसर ही गलत आ जाता है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस है दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको याद दिला दूं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस और इनकम को लिखते हैं। अब देखिए एक्सपेंस क्या होता है, इसका भी मीनिंग आप लिख सकते हैं। देखिए एक्सपेंस क्या है, इट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ विच बेनिफिट्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है और दूसरा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड है। बेनिफिट्स ऑफ विच इज यूटिलाइज्ड बाय द एंटिटी इन एनी डेफिनाइट अकाउंटिंग पीरियड। मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा, पहले आप लोग इसको नोट कर लें कि एक्सपेंसेस इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, ऑफ विच, उस एक्सपेंडिचर में से जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट्स जो है हमने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर दिया। पास्ट टेंस मैंने लिखा है यूटिलाइज, मतलब हमने उसका फायदा ले लिया है बाय द एंटिटी इन एनी डेफिनाइट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। एक चीज तो समझ में आ गया, एक्सपेंस है वो एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं चार्ट बना देता हूं जिससे आप लोगों को एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस हमेशा याद रहे। देखो मैंने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, ₹10 का चॉकलेट लिया। ठीक है, अभी मैं पर्सनल एग्जांपल देता हूं। ₹10 का चॉकलेट लिया है और एंड केप्ट इन माय पॉकेट, और उसको मैंने अपने पॉकेट में रख दिया है। तो अभी जब तक ये पॉकेट में है तब तक वो अभी एक्सपेंडिचर ही है। इसी एक्सपेंडिचर में से अब मैंने क्या किया, 5 चॉकलेट ईटन और 5 रिमेनिंग है। जो चॉकलेट मैंने खा लिया है, तो अब मैं बोलूंगा जो मेरा 5 रुपया का ₹5 का जो चॉकलेट है वो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस का देखिए अब आप रिलेट करिए। एक्सपेंस का डेफिनेशन मैंने क्या लिखाया था, पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ही का पार्ट है। एक्सपेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर वूज बेनिफिट, जिसका बेनिफिट हमने यूटिलाइज कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो उस 5 चॉकलेट को हमने खा लिया। खा लिया मतलब बेनिफिट उसका ले लिया, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो इस चीज को हम एक्सपेंस बोलेंगे। और बाकी जो बचा हुआ है अभी इसको मैं टर्म नहीं दूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इसको भी एक टर्म दूंगा। अभी फिलहाल मुझे एक्सपेंस समझाना था कि एक्सपेंस क्या होता है। अब हमारे एंटिटी के लैंग्वेज में देखिए क्या होता है एक्सपेंस।
एंटिटी के लैंग्वेज में मान लीजिए मैंने 1 लाख का मशीन खरीदा, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने बताया था ना कि किसी भी चीज के लिए अगर हम आउटफ्लो करते हैं, कैश का आउटफ्लो होता है, तो वो एक्सपेंडिचर होता है। अब देखिए मैं मान के चलूंगा, मान लो इसका लाइफ है 5 ईयर, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का डेफिनेशन तरफ चलते हैं। आप लोगों को पता है जब हम लोग फिक्स एसेट खरीदते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए अभी हम एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। मान लीजिए अब हम 40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, 40,000 डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर, मान लीजिए 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक। जब हम 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया और इसका बुक वैल्यू बचा हुआ है अब 80,000, यही करते हैं आप लोग भी, किसी भी मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो 1 लाख का मशीन था, 5 साल जिसका यूज था, उसमें से हमने 1 साल बेनिफिट ले लिया है, मतलब 20,000 रुपए का बेनिफिट हमने ले लिया है उस अकाउंटिंग पीरियड में। तो अब ये 20,000 क्या हुआ, पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है ना, फॉर विच द बेनिफिट ऑफ 20,000 दैट वी हैव यूटिलाइज्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सपेंसेस। और आप लोग रिमेंबर कीजिएगा, याद कीजिएगा कि इसी 20,000 को आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं 1 by 1, ना कि पूरा का पूरा 1 लाख को दिखाते हैं। पहले 20,000 को ही दिखाते हैं ना, क्योंकि 20,000 ही ऐसा पार्ट है जिसका हमने इस साल में बेनिफिट कंज्यूम किया है, लिया है, ठीक है। फिर अगले साल जब हम 20,000 का बेनिफिट कंज्यूम कर लेंगे तब फिर हम उसको एक्सपेंस बोलेंगे। अब मैं कंक्लूजन आता हूं एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस पे। लास्ट कंक्लूजन है, ये 2 एग्जांपल, एक पर्सनल एग्जांपल दे दिया, एक एंटिटी का एग्जांपल दे दिया। तो जिसका बेनिफिट यूटिलाइज हो गया, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट यूटिलाइज हो गया, उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे, और उसी एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं। जो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है उसको हम लोग एक्सपेंस नहीं बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर बट ऑल एक्सपेंडिचर आर नॉट एक्सपेंसेस। क्योंकि मतलब जो भी एक्सपेंसेस है वो तो एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया ऑल एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर। लेकिन हर एक्सपेंडिचर तुरंत ही एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा आज का चैप्टर है ये जनरल डेफिनेशन था, जनरल अंडरस्टैंडिंग था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर में दो टाइप के एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, ये ध्यान से देखना, रिसिप्ट का भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा। एक्सपेंडिचर में एक तो हम पढ़ेंगे RE रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए एट द एंड एक्सपेंडिचर कहां पे जाना है, एक्सपेंस बन बन के वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है, ठीक है। तो अब अगर सारा एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ने में क्या फायदा है, हमें क्यों पढ़ना है इन दोनों को डिफरेंशिएट। मैं सब एक्सपेंडिचर अगर मुझे पीएल में ही डालना है तो मैं क्यों उसको आइडेंटिफाई करूं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आप एक चीज ये चीज लिख लीजिए कि ऑल एक्सपेंडिचर्स आर इवेंचुअली का मतलब होता है एट द एंड, इवेंचुअली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तुरंत नहीं लेकिन
कभी ना कभी एट द एंड हम सारे एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने इस एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। मैं रीजन बता देता हूं सबसे पहले कि क्यों हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। देखिए क्या होता है, कुछ एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है ना वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। जैसे कि अभी मैंने पीछे वाला जो एग्जांपल लिया था फिक्स एसेट का कि 1 लाख का जो मैंने मशीन खरीदा था वो हमारे एंटिटी में 5 साल चलेगा, उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। ठीक है, उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। और मान लीजिए अभी हमने जैसे 1 महीना खत्म हुआ, हमने रेंट का पेमेंट किया तो उसका बेनिफिट हमें उस सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिल रहा है। तो ये एक रीजन है कि जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें 5 साल मिलेगा हम उसको 5 साल तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन हर साल 20-20 हजार दिखाएंगे, लेकिन अगर वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हम उसी साल का अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए सैलरी पेमेंट करते हैं तो वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिक्स एसेट खरीदते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा कि जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप नोट कर लीजिए क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर any expenditure of which the benefit is consumed in same accounting period is called revenue एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट उसी साल में एक्सपेंडिचर किया, उसी साल में उसका बेनिफिट भी हमने कंज्यूम कर लिया, उसी साल में एक्सपेंडिचर हुआ, उसी साल में एक्सपेंस हुआ इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अगर ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर है और उसका बेनिफिट हमने ले लिया है तो उसका बेनिफिट वो एक्सपेंडिचर हो गया हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये देखेंगे किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या 1 साल तक ही ले सकते हैं या 1 साल से ज्यादा। अगर 1 साल तक चलता है तो हम उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, अगर 1 साल से ज्यादा है वो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आप लोग नोट भी करिए। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, हम सैलरी टू स्टाफ इस साल का सैलरी इसी साल में दे दिया, तो हमने जो एम्प्लॉई से काम कराया उसका बेनिफिट हमने ले लिया इसी साल में। क्या वही काम एक बार जो हमने काम करा लिया उसी चीज को बार बार करवा सकते हैं? नहीं, अगर उनसे फिर अगले साल कराएंगे तो उन्हें हमको फिर से पैसा देना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट हमने उसी साल में ले लिया। तो जो सैलरी टू स्टाफ पेमेंट करते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं, ऑफिस का जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप कह सकते हैं ये सारे एक्सपेंडिचर जो है ना इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चा होता है। आप कह सकते हैं डे टू डे एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और भी क्राइटेरिया है, पहले आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए।
अभी जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो दो बेसिस पे किया है कि जो बेनिफिट, जिस भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर हम एक ही साल में कंज्यूम कर लेंगे वो एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू बोलेंगे। जो भी एक्सपेंडिचर एक से ज्यादा साल तक बेनिफिट देगा तो हम उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। वैसे ही मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डेफिनेशन दिखाता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर कैन बी consumed in more than one accounting period। मतलब अगर एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड तक हम किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले सकते हैं अपने एंटिटी में, तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मैंने परचेज ऑफ फिक्स एसेट खरीदा, मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, तो आपको क्या लगता है ये बिल्डिंग क्या हमारे एंटिटी को एक साल ही फायदा पहुंचाएगा? ये जो हमने मशीन लिया है प्रोडक्शन करने के लिए, क्या ये एक साल ही काम में आएगा? नहीं, इन सब का लाइफ एक या एक से ज्यादा साल का है। तो ये एक्सपेंडिचर सबका हम बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में लेंगे, और जब हम एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज जो आप लोगों का फाउंडेशंस का बुक है, जो इंस्टीट्यूट ने बुक दिया हुआ है, आप लोग किसी का भी बुक यूज मत करिए। इंस्टीट्यूट ने जो बुक आप लोगों को दिया है आप उसी को सब कुछ मानिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसमें सब कुछ कवर है। आपको एक बुक से ज्यादा बुक कभी रेफर नहीं करना है। उसी बुक में जितने भी क्वेश्चंस है प्लस जो एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस में डाउट आएगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया था। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारा काम तो हो गया कि रेवेन्यू और कैपिटल में हमने डिस्टिंग्विश कर दिया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा ये फायदा हमें एक साल तक ही देगा और ये एक्सपेंडिचर हमें एक साल से ज्यादा देगा, ज्यादा साल तक देगा? तो देखिए इसके लिए क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं। रीजन समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्यों आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका एक्सपेंस हम एक से ज्यादा साल तक चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें बेनिफिट भी एक से ज्यादा साल तक देगा, तो जिस साल का एक्सपेंस होगा उसी में ना चार्ज करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरी एक्सपेंसेस शुड मैच एवरी इनकम। अब मान लीजिए एक मशीन का कैपेसिटी है 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का 5 साल में, हर साल 1-1 लाख। तो अगर मैं इस साल 1 लाख यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाया तो खर्चा, जो इस इनकम का जो खर्चा होगा वो 1 साल का ही लूंगा मैं, तो 1 साल का ही खर्चा होगा। तो मान लीजिए 5 लाख का मशीन था, 1 साल में डेप्रिसिएशन हमने 1 लाख रुपए का मशीन था, 1 साल में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000। या इसके अगेंस्ट हम पूरा का पूरा खर्चा बुक कर देंगे? नहीं, हम सिर्फ वही एक्सपेंडिचर बुक करेंगे एक्सपेंस में जिसका बेनिफिट हमने इस साल लिया है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, 2 फैक्टर ही बताऊंगा मैं। आपके बुक में 4 फैक्टर लिखे हुए, लेकिन मैं सिर्फ 2 फैक्टर बताऊंगा, और आप लोगों को भी उसी 2 फैक्टर को फोकस करना है कि कैसे ये 2 फैक्टर से हम आइडेंटिफाई करेंगे ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फैक्टर्स which plays important role to differentiate whether expenditure is a capital or रेवेन्यू। कौन
कौन सा फैक्टर्स ऐसा है? तो अब से देखिए, एक चीज तो आपने डेफिनेशन समझ लिया। अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो कैपिटल है या रिवेन्यू है, तो दो फैक्टर है वो आप लोगों को अपने माइंड में हमेशा कंसीडर करना है जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ बिजनेस in which entity deal। देखिए इसमें ना मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, ये वर्ड से ही क्लियर है कि ये अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस फैक्टर से कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आई हैव अ फर्नीचर बिजनेस, मेरे पास फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर को सेल करता हूं, रॉ मटेरियल परचेज करके, मेरा मतलब मेरा काम है फर्नीचर को बनाना बेचना, फर्नीचर को बनाना बेचना। तो अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूं, ठीक है, आप वैसे बोल सकते हो कि सर मैंने भी घर में फर्नीचर लिया था, उसका बेनिफिट हमें आज तक हो रहा है, 10 साल से हम यूज कर रहे हैं और उसी चीज को हमने आगे भी किसी और को गिफ्ट दे दिया है, तो वो भी 10 साल से यूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसके लिए फर्नीचर फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो सिर्फ डेफिनेशन था। डेफिनेशन के साथ साथ आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से बिजनेस में डील करता है। अगर वो फर्नीचर में डील करता है और उसने किसी और से फर्नीचर लेकर किसी और को बेच दिया, तो ये उसके लिए क्या है, फर्नीचर पे तो जितने भी एक्सपेंडिचर किया उसने, ये क्या है, उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर उसका फर्नीचर का शॉप है और वो अपने दुकान के लिए एक एसी मंगवाता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी लगता है, तो एसी जो मंगाया हुआ है क्या वो उसको बेचने के लिए मंगाया हुआ है? नहीं मंगाया है ना। तो अगर वो बेचने के लिए नहीं मंगाया है, उसको क्या करने के लिए मंगाया है? बेचने के लिए नहीं मंगाया है। लेकिन एसी का भी बेनिफिट जो है वो 1 साल से ज्यादा ही देगा। तो इसीलिए उस एसी का जो कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें से हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लाइफ के हिसाब से, है ना, लाइफ के हिसाब से, वर्किंग आवर के हिसाब से। तो नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अब इसको और एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ द नेचर ऑफ बिजनेस प्ले रोल टू डिटरमाइन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर ऑफ बिजनेस। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए मैं एक रियल एस्टेट कंपनी हूं, मैं क्या करता हूं, बिल्डिंग बनाता हूं, बेचता हूं, पुराने बिल्डिंग खरीदता हूं, मॉडिफिकेशन करके उसमें बेचता हूं। तो देखिए कई बार हो सकता है मैंने जो बिल्डिंग के लिए एक्सपेंडिचर किया है वो मेरे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो सिर्फ एसेट का नाम सुनकर आप मत डिसाइड कीजिएगा कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉन्सेप्ट नोट करिएगा कि जो मैंने बताया था, नेचर ऑफ बिजनेस, बेनिफिट तो ठीक है 1 साल से ज्यादा देगा, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब मैंने, अगर मेरा रियल एस्टेट का बिल्डिंग है, मैंने क्या किया, बिल्डिंग ले लिया बेचने के लिए, तो वो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग पर जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है क्या है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैंने कोई भी बिल्डिंग, रियल एस्टेट का ही हूं, लेकिन उस बिल्डिंग को मैंने क्या, किस लिए लिया हुआ है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए लिया हुआ है, वहां पे मेरे स्टाफ बैठेंगे, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सब कुछ वहीं से करेंगे, तो उस बिल्डिंग का बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा भी लेंगे और हमने उसको बेचने के लिए भी नहीं लिया हुआ है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। एक फैक्टर तो ये हो गया नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा मैं क्या करूंगा, इतना आप याद है, अगर वो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, ये लेकिन इंपॉर्टेंट वाला था नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। डे टू डे एक्सपेंडिचर क्या होता है,
कि किसी भी चीज को उसके वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हम उसको मान लीजिए कभी सर्विसिंग करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो उसको वर्किंग कंडीशन में चलाने के लिए कई बार हमें करना पड़ता है। आप अगर मशीन का ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो मशीन अगला साल नहीं चलेगा, ऑयलिंग नहीं करेंगे तो अगला साल नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा रूटीन एक्सपेंडिचर है, हमें पता है हमें हर साल करना पड़ेगा, इस साल करेंगे, बेनिफिट खत्म हो गया, फिर अगले साल करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होंगे ना, वो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, ऑलवेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा देखिए, कोई सा भी है एनी एक्सपेंडिचर, अगर मान लो हम एक्सपेंडिचर करते हैं which increases the life of asset or production capacity of asset is always capital expenditure. Any expenditure which increases the life of asset or production capacity, या तो लाइफ बढ़ा दे एसेट का या तो एसेट का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दे, उस एसेट को हम हमेशा क्यों बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका रीजन बताता हूं मैं। मान लीजिए मैंने एक मशीन खरीदा जिसका लाइफ 5 ईयर का था, ठीक है। तो उस मशीन का लाइफ 5 ईयर का था, 2 साल बाद मैंने क्या किया, उस मशीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने कंसल्टेंट से, जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट होते हैं उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने बोला जो इस मशीन का जो ये पार्ट है आप इसको चेंज कर दो, आपका लाइफ 5 नहीं रहेगा बल्कि 8 हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर उसका लाइफ 5 से 8 हो गया, अगर उसका लाइफ 5 से 8 हो गया तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि उसका बेनिफिट 1 साल से और ज्यादा बढ़ गया? तो बेनिफिट बढ़ गया। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर करने से, किसी भी चीज से हमें जो बेनिफिट मिल रहा है अगर वो बढ़ जाता है 1 साल से ज्यादा का, तो उस सारे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा एक और पॉइंट है डी नंबर, जो फिक्स एसेट्स होते हैं ना, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिक्स एसेट का भी मतलब बताऊंगा आप लोगों को। फिक्स एसेट का जो एग्जैक्ट मतलब है, ये नहीं कि बिल्डिंग है फिक्स एसेट है, मशीनरी है फिक्स एसेट है, ऐसे नहीं डिसाइड करना है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट कमिंग क्लास में बताऊंगा जहां पे मुझे यूज लगेगा। अभी मैं ये बता देता हूं कि जो फिक्स एसेट पे एक्सपेंडिचर incurred on fixed assets to make it in ready to use position, ready to use position। किसी भी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने पर जितना भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं, किस लिए, इन रेडी टू यूज पोजीशन, इन रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए, इन रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए, तो वो सारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इज ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए मैं आप लोगों को ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं एक एग्जांपल भी लेता हूं कि फिक्स एसेट पे जितने भी खर्चा करेंगे उसको रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए वो सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैसे, देखिए कई बार क्या होता है कि मान लो मुझे एसी खरीदना है और मेरा हाउस का लोकेशन या ऑफिस का लोकेशन ऐसा बढ़िया जगह में है कि मेरे पास वाले दुकान ही एसी का दुकान है, तो मेरा उससे अच्छा बनता है, तो मैंने उसी से एसी खरीद लिया। अब एसी उससे खरीद लिया, उसने अपने स्टाफ को बोला भाई लगा दे वहां पे जाकर,
वो ऐसे लाया, ऐसे लगा दिया, उसने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया मेरे से। लेकिन जब हम बड़े बड़े मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, मान लीजिए हमने एक मशीनरी खरीदा, सबसे पहले तो मान लो मशीनरी खरीदने के लिए कौन गया, मान लो हमारे ऑफिस से, क्योंकि बड़े मशीन खरीदेंगे तो इंपोर्टेंट लोग ही खरीदेंगे। मान लीजिए डायरेक्टर गया बाय एयर, कहां तक गया, मान लीजिए कर्नाटका से लाना था उसको मशीन, कर्नाटका गया, इसमें कॉस्ट आ गया 5000, नोट करिए 5000। जब डायरेक्टर वहां पे पहुंचा, बात किया, मीटिंग किया, उसका होटल में स्टे लग गया, 2000 इसका कॉस्ट हो गया, ठीक, डील फाइनल हो गया। मशीन का जो कॉस्ट लिया हुआ, वो मशीन का कॉस्ट लग गया 5 लाख। अब मशीन खरीद लिया, अब उस मशीन को यहां पे कैसे लाना है, दिल्ली में, तो मशीन का क्या हुआ, सबसे पहले इंश्योरेंस करवाया कि भाई अगर रास्ते में डैमेज हो गया तो मेरा तो 5 लाख रुपया गया। हालांकि देखिए इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, लेकिन डिपेंड पड़ता है इस कॉन्सेप्ट में ना आए। इंश्योरेंस करवाया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वालों ने इससे 20,000 का प्रीमियम ले लिया, कुछ कैरेज भी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मान लीजिए 10,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जब ट्रांसपोर्ट होके मेरे ऑफिस में आया, तो मेरे ऑफिस में ऐसा कोई होनहार आदमी नहीं था जो उस मशीन को इंस्टॉल कर दे। ऐसे ही रखा हुआ था दो दिनों तक, कैसे मशीन को इंस्टॉल करना है, प्रोडक्शन कैसे होगा, किसी को पता नहीं है। हमने एक कंसल्टेंट को लाया, कंसल्टेंट ने बोला कि मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस लूंगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस लूंगा 10,000। तब जाके फाइनली अब हमारा मशीन जो है रेडी टू यूज पोजीशन में आ गया। तो अब आप बताइए जो मशीन का कॉस्ट है वो कितना है, 5 लाख है, या इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने मशीन लिया है और मशीन में तो हम डील करते नहीं है। लेकिन मशीनरी का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, तो अभी जो मैंने डी नंबर पॉइंट में आप लोगों को बताया कि अगर एक्सपेंडिचर हम फिक्स एसेट पे करते हैं तो वो सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो कि हमें मशीनरी को रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए लगेगा। तो मेरा मशीन का कॉस्ट हो गया 5,000 प्लस 2,000 प्लस 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। डिड यू गेट इट? तो ये कॉन्सेप्ट है, रेडी टू यूज पोजीशन में लाने के लिए हमने जितने भी खर्चे किए हैं वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। देखिए जो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर पे ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिसिप्ट एकदम इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो एक्सपेंडिचर रिसिप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप लोगों को बताना है कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लीगल फीस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी एक्वायर किया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्लियर है, लेकिन जो प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए जो हमने लीगल फीस दिया, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कॉन्सेप्ट से पीछे जाइए, वो सारे चीज जो मैंने लिखाया हुआ है वो देखिए और आंसर दीजिए मुझे। 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। लीगल फीस गिवन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी का जो केस होता है, कौन सा प्रॉपर्टी एक्चुअल है, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसका मैप पास हो गया है, हम लोग वही प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो जो बड़े बड़े एंटिटी भी होते हैं उनको भी ऐसे ही प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लॉयर को बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी चेक करो, क्या ये प्रॉपर्टी लीगल है।
तो हमने क्या किया, हमने लीगल फीस दे दिया। तो प्रॉपर्टी को रेडी टू यूज इन पोजीशन में लाने के लिए हमने लीगल एक्सपेंसेस इनकर कराया। अब सोचो अगर हमने लीगल एक्सपेंस नहीं कराते हैं और वो प्रॉपर्टी इलीगल होता तो हमारा प्रॉपर्टी जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लीगल फीस का भी बेनिफिट हम क्या करेंगे, मोर देन 1 ईयर, जब प्रॉपर्टी मोर देन 1 ईयर यूज कर सकते हैं तो वो जो लीगल फीस लगा हुआ है उसको भी मोर देन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीगल फीस जो है ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये भी क्या होगा, विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ना आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग करना। बस इस चैप्टर में आप लोगों को आइडेंटिफाई ही करना है एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेवेन्यू और कैपिटल। मैं थोड़ा सा रिसिप्ट्स के बारे में बताऊंगा, इसमें ज्यादा चीजें मुझे नहीं बतानी पड़ेगी जितना चीज मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिचर में बताया है। तो रिसिप्ट्स में आप ये याद रखना कि जो जैसे एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो हो गया था, रिसिप्ट्स क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। अब रिसिप्ट्स भी 2 टाइप के होंगे, एक तो कैपिटल रिसिप्ट है और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो ऐसा रिसिप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब सेल्स करते हैं ना, सेल ऑफ गुड्स या सर्विस से जो भी रिसिप्ट आता है, सेल ऑफ गुड्स या सर्विस से जो भी रिसिप्ट आता है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। और अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, मैं एसी बेचता हूं, एसी मैंने 5 लाख का बेचा, जो 5 लाख रुपए मेरे पास आए वो क्या है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। मान लीजिए मेरे पास एक पुराना एसेट था, जबकि मैं वो एसेट नहीं बेचता हूं, मैं तो बेचता हूं कुछ और चीज, लेकिन खराब हो गया, मैंने उसको बेच दिया, उससे भी मुझे पैसे आए, तो वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में तो मैं वो काम करता नहीं हूं। इसीलिए जो रिसिप्ट मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट है। हमने कहीं से लोन लिया, लोन से हमें पैसा आया, रिसिप्ट हुआ, वो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, इस चैप्टर का जो भी इलस्ट्रेशंस, टेस्ट योर नॉलेज पार्ट का और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होंगे, आप लोग उसको ट्राई करना। अगर कुछ भी डिफिकल्टी होता है तो प्लीज व्हाट्सएप करना मुझे, मैं उस क्वेश्चन को रीजन भी बताऊंगा, सॉल्व भी करूंगा। हालांकि आपके बुक्स में क्वेश्चंस भी है, लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फोकस करेंगे तो आई होप सारा आंसर अब आपसे बन जाएगा। ठीक है, हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वी विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।